मैं कृष्ण गोपाल लांबा अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान में आज जैतून मोर्चे पे बात करेंगे। अभी मैं पंजाब हिस्ट्री पे बात कर रहा हूँ। इतिहास में कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिस पे कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको ओपन नहीं किया गया, हाईलाइट नहीं किया गया, उनको छुपा के रखा गया। बड़ी बड़ी मूवमेंटें चली देश में, ये उसी मूवमेंट का एक पार्ट है। ये धार्मिक मूवमेंट भी थी, रिलीजियस मूवमेंट भी है, इसमें पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलती है, इसमें अंग्रेजों से युद्ध भी होता है, अंग्रेज इसको दबाने की कोशिश करते हैं, कैसे अत्याचार करते हैं। मतलब एक खास किस्म की मूवमेंट है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो अंग्रेजों को लगता था भी यहाँ पर अपना दबदबा बनाना है तो कैसे बनाना है। हालांकि सबसे लास्ट में आए वहाँ पर 1849 में जब वो पंजाब में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया पंजाब के लोगों से, क्योंकि उन्होंने एक समझौता किया था, लेकिन समझौते को तोड़ते हुए लॉर्ड डलहौजी ने, जो महाराजा दलीप सिंह था, उनसे राज छीन लिया और ब्रिटिश राज की स्थापना कर दी। महारानी जिंदा को अपने बेटे से अलग करके बनारस भेज दिया गया, उसकी पेंशन बंद कर दी गई। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था। अब इसमें सबसे तो बड़ी मुश्किल है, अभी महाराजा रणजीत सिंह ने जो वफा बेगम से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो भी छीन लिया। अब ये बड़ा कौमी अपमान था देश का। रंजीजों ने यहाँ पर शासक बन के बैठ गए, खालसा राज की समाप्ति कर दी, लोगों से शास्त्रहीन कर दिया, उनसे हथियार छीन लिए, खालसा सेना को तोड़ दिया। अब ये लोगों में एक बलबला था, थोड़ा गुस्सा था। लेकिन इसमें माना जाता है भी ये चलो ठीक है भी मूवमेंट थी। इससे पहले भी पंजाब में ना कुछ रिफॉर्म मूवमेंटें चली, मतलब आज़ादी की मूवमेंट से अलावा कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चली, बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंटें हैं वो। उसमें निरंकारी मूवमेंट है, नामधारी मूवमेंट है, सिंह सभा मूवमेंट है, जो पंजाब में चली। तो इसमें देखो बाकी मूवमेंट धार्मिक है, धार्मिक काम करते रहे वो, लेकिन एक इसमें कोई मूवमेंट है नामधारी मूवमेंट, जिसमें बाबा राम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ डट के टाकरा किया। इतना जबरदस्त टाकरा किया, उसमें देश भक्ति की भावना भरी हुई थी। हालांकि धार्मिक मूवमेंट थी, वो वाहिगुरु का नाम जपते थे, वाहिगुरु को अपना शीर्षक मानते थे, उनके अरदास करते थे और सादगी का जीवन जीते थे। लेकिन उन्होंने गाय की रक्षा के लिए 66 उनके जो मेंबर थे, कूके बोलते हैं, 66 कूके, उनको मलेरकोटला में का जो डिप्टी कमिश्नर लुधियाने का कावन, उसने तोपों से उड़ा दिया। मतलब पंजाब में एक जो देशभक्ति का वातावरण है वो कई पहले से ही बनना शुरू हो गया। अब ये जो मूवमेंटें चली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद देशभक्ति का यहाँ राग कभी खत्म नहीं हुआ पंजाब में। यहाँ पर क्योंकि लोगों में थोड़ा सा देखो, पंजाब के लोगों ने दो धंधे बड़े इंपॉर्टेंट पकड़े हैं। इसमें बोला जाता है भी बंदूक और टायर, पहिया और बंदूक। क्योंकि पंजाब के लोगों का कल्चर था भी वो जब भी उनके तो बेटे बड़े होते थे, एक लड़का ट्रांसपोर्ट ड्राइवर बन जाता था, एक फौज में चला जाता था। तो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुए। अब वो बाहर जाने का भी क्रेज था, वो बाहर गए। कामाघाटा मारू उसी का एक हिस्सा है। वो एक बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उनको बाहर जाना नहीं देते थे। तो बाबा गुरदुल सिंह ने एक जहाज लिया था, शिप लिया था जापानी कंपनी से, जिसका नाम रखा कामाघाटा मारू। उस जहाज को वो लेकर गए अपने दम पर। 376 उसमें जो लोग थे, ज़्यादातर पंजाबी थे। वो कनाडा तक पहुंच भी गया, लेकिन उसको बेरंग वापस लौटा दिया गया। अब उसमें लगभग उसको 6 महीने के उसको जल कैद, मतलब जल में ही रहे, जमीन में उतरने ही नहीं दिया। मतलब पंजाबियों के साथ एक और धक्का था, भारतीयों के साथ। यहाँ पर गदर मूवमेंट चला, बड़ी जबरदस्त मूवमेंट थी, हिंसक मूवमेंट थी। अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया गया। इसमें 64 व्यक्तियों को फांसी दी गई, 194 को सजाए काला पानी अंडमान में दी गई। मतलब एक और बड़ी घटना हुई, जलियांवाला बाग। अंग्रेजों ने अपने राज को बचाने के लिए जलियांवाला बाग में बेहथियार, मतलब जो बिना हथियारों के लोग अमन शांति से बैठे थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया।
जनरल डायर ने। ये माना जाता है भी 2000 से 3000 के बीच बार लोगों की वहां पर हत्या हुई। मैं हत्या का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बस ऐसा नहीं हुआ उनको मारा गया। अब ये एक और जलजला था, पंजाबियों के दिलों में गुस्सा था। अब उस समय एक उसके साथ ही जुड़ी हुई है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चल गई। अब देखो बड़ी घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर जब जलियांवाला बाग की घटना होती है, जनरल डायर उसका जिम्मेवार व्यक्ति है, उसको गुरुद्वारे में बुलाया जाता है, बुलाकर उसको सिरोपा भेंट किया जाता है। वो कहते हैं भी उसको सिख का पदवी दी जाती है। वो कहते हैं मैं तो हूं नहीं। कहता नहीं, आज से आप सिख हो। अब मैं कहता मैं सिगरेट पीता हूँ। जनरल डायर कहता है कोई बात नहीं, कहता साल में एक सिगरेट छोड़ देना आप, तो अपने तंबाकू खाओ, आप सिगरेट पियो, जो मर्जी करो। उसको शोभा दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। जो जलियांवाला बाग में पंजाबियों को गोली मारता है तो सिखों को लगा भी ये तो हमारे जो गुरुद्वारे हैं इसमें तो कुछ गड़बड़ है, इसमें तो हम गुरुद्वारों पर हमारा होना चाहिए। उसमें कुछ महंतों का कब्जा था गुरुद्वारों में। महंत जो जब ना मुगलों का यहाँ पर शासन हुआ, मुगलों ने बड़े अत्याचार किए, सिखों को ढूंढने लगे, सिखों के सिरों पर अनाम रखा गया, तो सिख जाकर जंगलों में चले गए। ठीक है, बाद में वो संगठित हो गए, दल खालसा बनाया, खालसा सेना बनाई, रंजीत ने राज कायम कर लिया। लेकिन उस समय जो गुरुद्वारे थे वो उनकी जो चलाने का काम है वो महंत करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लालची हो गए। उसकी जमीन जदायत सुख दो पैसा था, उसकी एवज में उन्होंने दो हथिकार छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। वो सिख आइडियोलॉजी सिख परंपराओं के अनुसार भी बिहेव नहीं करते थे। अब ये जो मूवमेंट चली बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंटें हैं। इसमें वैसे तो बड़ी मूवमेंटें हैं, इसमें एक मूवमेंट है ननकाना साहब का मोर्चा। ननकाना साहब में नारायण दास एक महंत था। वो जब लक्ष्मण सिंह धालोवालिया एक जत्था लेके आता है 150 व्यक्तियों का, उसको वो मिट्टी का तेल पाकर जिंदा जला देता है। अंग्रेज का समर्थन प्राप्त था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, वो आराम से घूमता रहता है। एक है उसके बाद चाबियों का मोर्चा। जब ननकाना साहब के बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, लेकिन सिख से संतुष्ट नहीं हुए, आपस में सिख अच्छे तनावपूर्ण हो गए। उन्होंने इंक्वायरी की बात की तो जो दरबार साहब में और जो अकाल तख्त का तोसा खाना थी उसकी चाबियां, जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था उसने सुंदर सिंह रामगढ़िया से वो चाबियां ले ली। अब सिख अग्रेसिव हो गए, उन्होंने विरोध किया। तो कुछ देर बाद अंग्रेजों को समझ में आ गई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने एक नया सरबराह वहां नियुक्त कर दिया बहादुर शाह, लेकिन बहादुर सिंह, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सका अंग्रेजों पंजाबियों का गुस्सा देखकर। तो बाद में अंग्रेजों को थोड़ा सा लगा भी बड़ा मुश्किल है, तो अंग्रेजों ने चाबियां वापस करने की कोशिश की, लेकिन लेने नहीं गए। तो खुद ही अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा, खड़क सिंह को उन्होंने चाबियां दी, उस खड़क सिंह को वहां पर चाबियां मिल गई। तो इसको बोलते चाबियों का मोर्चा। एक और मोर्चा लगा यहाँ पर गुरु का बाग। गुरु के बाग का मोर्चा लगा क्योंकि वहां पर तो एक गुरुद्वारा था, वो तो महंतों से श्रोमणी कमेटी को मिल गया, लेकिन उनके पास गुरु के बाग के मोर्चे के एक झांगी थी जहां पर पेड़ थे, जहां पर लंगर बनता था। वहां पर वो बालन के लिए प्रयोग करते थे लकड़ों का, तो लकड़े वहां से लेते थे। लेकिन जब लकड़े लेते थे तो महंत ने लकड़े मना कर दिए, अंग्रेजों को साथ बुला लिया, हमारे पुलिस आ गई। वहां पर 20 दिन मोर्चा चलता रहा। वहां पर रोज जो लेने के लिए आते थे उनको मारा जाता था, लाठियों से बेहोश किया जाता था, जेलों में बंद कर दिया जाता था। लेकिन आखिर अंग्रेजों को लगा बड़ा मुश्किल है, आखिर में वो सिख जीतने में कामयाब हो गए। गंगा राम नाम का व्यक्ति था, उसने गुरु तो बाग को खरीद कर सिखों के हवाले कर दिया। तो ये गुरुद्वारा मूवमेंट से बड़ी प्रेरणा मिली है। उनको लगा भी हम जो है कुछ कर सकते हैं, अपना राज वापस ले सकते हैं, लेकिन इसका एक लाभ उठाया है। अंग्रेजों को लगा भी ये बड़ा जो पंजाब में जो सिखों का महत्व है, गुरुद्वारे का महत्व बहुत ज्यादा है, इनको कैसे कम किया जाए। उनको मौका मिला जब पटियाला और नाभा के जो राजे थे, फुलकिया मिसल के राजे थे, वहां भूपेंद्र सिंह था पटियाले में, और नाभे में टीपू दंग, आपस में थोड़ी अनबन हो गई। पिछले कई महीनों से अनबन थी, उनका बॉर्डर का मसला था। तो ऑटोमेटिक है भी जो अंग्रेज हैं वो पटियाले की रियासत का साथ देते थे, वो उनके अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जो नाभे का राजा था वो थोड़ा आजाद खेलिया था, अकालियों का समर्थन करता था। जब ननकाना साहब में साका हुआ तो उसका बड़ा उसने अफसोस किया, उसका उन्होंने अखंड पाठ भी रखा, उसके बाद संपत्ति भी जताई।
तो उसने अंग्रेजों के कहने से अकालियों को गिरफ्तार नहीं किया। जब अकालियों के मोर्चे लगे, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी रियासतों में हुई, पटियाला में, संगरूर में, फरीदकोट में, लेकिन नाभे में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब ये गदर मूवमेंट का भी समर्थन करता था, सरदूषण के वैसियत का भी मदद करता था। तो ये आज़ादी पसंद राजा था। अब अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था रिपुदमन सिंह। तो उन्होंने क्या किया, अब इसको हटाने के लिए एक प्लान बना लिया। तो उन्होंने स्टुअर्ट नाम का एक जज था, वो देहरादून से बुलाया पटियाले और नाभे का फैसला करने के लिए। वो अंग्रेजों का अपना आदमी था, उसने जो फैसला किया वो महाराजा पटियाले के हक में किया। तो रिपुदमन सिंह को नाभे से 9 जुलाई 1923 को बर्खास्त कर दिया गया, उसको देहरादून भेज दिया गया। अब उसके शासन पर जो था मेन जॉनस्टन, एक अंग्रेज प्रबंधक जो विल्सन जॉनसन है, उसको वहां पर बिठा दिया गया। अब सिखों को बड़ी नाराजगी हुई। सिखों का वो लीडर था, सिख उसे चाहते थे क्योंकि वो समर्थन करता था, चाहे वो राजा था, लेकिन अंग्रेजों के साथ नहीं चलता था, वो आम जनता के साथ चलता था। तो श्रोमणी प्रबंधक कमेटी जो उस समय होंद में आ चुकी थी, उन्होंने कहा भी ये जो अंग्रेज हैं ये जबरदस्ती कर रहे हैं, झगड़े का लाभ उठाने का फैसला कर रहे हैं, वो महाराजा रिपुदमन से बदला लेना चाहते हैं, ये नावाजिब है, इसकी विरोधता बनती है, ये श्रोमणी कमेटी की जिम्मेवारी है, वो महाराजे का समर्थन करे। नेशनल हेरल्ड अखबार ने कहा ये महाराजे के साथ बेचैनी हुई है, जनता बेचैन है, ये आजाद ख्याली राजे का एक फल है। अब 25 से 27 अगस्त को श्रोमणी कमेटी ने एक फैसला किया भी नाभा में एक गुरुद्वारा था, गंगसर गुरुद्वारा में एक पाठ आरंभ किया जाएगा जो 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 1923 में होगा। लेकिन जो खास तौर पर अब अंग्रेजों को लगा भी ये अकाली जो है इनको दबाया जाए, उन्होंने श्रोमणी कमेटी और अकाली दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब श्रोमणी कमेटी ने 9 सितंबर को नाभा डे मनाने की ऐलान कर दिया। उस दिन क्या दीवान लगेंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, अरदास की जाएगी, अखंड पाठ किया जाएगा। अब जो था ये जब ये इन्होंने कोशिश की तो वहां पर जो पहले ही दिन जो बात मानी जाती है भी जब उन्होंने पाठ करने की कोशिश की तो अंग्रेजों ने वो जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ था, पाठ की हजूरी में ही जो ग्रंथी थे एक इंद्र सिंह नाम का व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार कर लिया, खंड पाठ बंद करने की कोशिश की, लोगों को धक्के मारे, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर तो पाठ था, गुरु ग्रंथ साहब था, ये सिखों का लाइव गुरु है, तो वहां पर वो खंडित हो गया। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, सारे सिख जगत में भाव रोष फैल गया। तो उन्होंने कहा भी नहीं, अब इसका हमें पश्चाताप करना चाहिएगा, हम जो ये पाठ है वो लगातार करेंगे जब तक ये प्रायश्चित नहीं होता, अखंड पाठ पूरा नहीं होता, हम उसको मतलब दोबारा से लगातार मोर्चे में भेजेंगे। फिर उन्होंने जो खास तौर पर ना 15 सितंबर से लेकर 1923 से उन्होंने कहा हर रोज 25 सिंगों का एक जत्था जाएगा। ये 7 महीने तक चलता रहा। अब ये 7 महीने चलता था, रोज एक जत्था आता था। उस जत्थे में जो व्यक्ति आते थे उसमें एक नाभे के पास एक बीड़ है, रिवाड़ी हरियाणा में पड़ता है आजकल, उसमें एक जंगली इलाका था जो बवाल बोलते हैं उसको, जहाँ वो मतलब 150 किलोमीटर के लगभग दूरी था। वहां पर कंडे के तारे लगाए हुए थे जहां पर वो कालियों को पकड़ते थे। उस जंगली इलाके में मार पिटाई करके, जख्मी करके भूखे प्यासे छोड़ आते थे बिना पैसे के। वो पैदल जख्मी किस इलाके से आते हमें पता नहीं, वापस आ जाते थे। इतनी ज्यादा उन्होंने सख्ती की इन मोर्चों पर। ऐसा कि माना जाता है भी नाभा में एक हलवाई था साहब राम, जब उस व्यक्ति के पास जैतो मोर्चे में कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने उसे दूध पिया, उस हलवाई को भी पकड़ लिया। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, उसने पैसे दिए, दूध पिया, लेकिन उन्होंने दूध पिलाया। मतलब इतनी सख्ती कर दी कि नाभे के आसपास मतलब सारी कंडे वाली तारें लगा दी गई थी, लोगों की गिरफ्तारियां होती थी, मशीन गनें लगाई हुई थी, और कुछ किराए के गुंडे भी रखे हुए थे अकाली को पीटने के लिए। उनको जख्मी किया जाता था, उनको भूखे पैसे करके जो नाभे की जो भीड़ थी वो उसमें जंगलों में छोड़ आते थे। अब इस घटना में यहाँ पर कांग्रेस की भी एंट्री होती है, जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आते हैं हमदर्दी करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी होती है, 15 दिन के बाद उनकी जमानत होती है। मतलब ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उसका दौर चलता है। अब अकालियों को लगा भी ऐसे बात नहीं बनेगी, उन्होंने कहा भी नहीं, अब हम बड़ा जत्था भेजेंगे।
अब उन्होंने कहा भी 9 फरवरी 1924 को एक बड़ा जत्था चलेगा, 500 उसमें शहीदी जत्था उसका नाम दिया, उसमें लोग शामिल होंगे। उसमें अब जो डॉक्टर किचलू जो जलियांवाला बाग में थोड़े हीरो थे और जामत न्यूयॉर्क टाइम के एक पत्रकार थे, वो उनके साथ चले। अब ये जत्था अमृतसर से 9 फरवरी 1924 को चलता है। अब जब चलता है तो वहां पर पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रास्ते में भी जो रियासतें थी उन्होंने बड़ी सख्ती की, उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जत्था चलता रहा। अब जब जत्था चलता रहा तो ये माना जाता है कि उस समय जत्थे को जब ये टिब्बी साहब गुरुद्वारा था बिल्कुल पास था नाबे के, वहां पहुंच गया तो वहां उन्होंने रोकने के लिए मशीन गनें लगाई हुई थी, लाठियों से लैस फौज भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी, वहां खाइयां खोदी हुई थी, जहां जो अकाली उसमें गिर जाए, कुछ अकाली उसमें गिर भी गए। अब जो जत्थे का स्वरूप था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें 5 प्यारे होते थे, फिर 5 सिंह होते थे, निशान साहब उठाया होता था, बीच में पालकी में गुरु ग्रंथ साहब होता था, और दाएं और बाएं आम दो सारे जत्थे के व्यक्ति होते थे और बाकी पब्लिक होती थी। ये माना जाता है भी उसमें 40 से 50 एयर संगत इनके साथ थी, बहुत बड़ा संख्या में जत्था वो जा रहा था। लेकिन जब वो गया तो उनको रोकने की कोशिश की, जब वो रोकने से इनकार कर दिया तो जॉनस्टन ने वहां पर गोली चलवा दी। तो माना जाता है भी वहां पर मतलब 100 से 150 जो व्यक्ति थे वो गोली से मारे गए। बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जंगल में छोड़ आए, नाबे की जेल में रख दिया गया। तो वहां पर मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के भी, तो उन्होंने दिल्ली असेंबली में एक बयान दिया कि नाभा में फौज और पुलिस को खुली छूट दी गई थी। फिर मशीन गनें लगाई, उन्होंने गुंडों को इकट्ठा किया हुआ, पैदल और घोड़सवार जो सेना थी, जहां पुलिस थी, उन्होंने हथियार लोगों को जो शांतिपूर्ण आ रहे थे उन पर गोली चलाई और 150 लोगों को मार दिया। अब बाद में एसजीपीसी पर अकाली दल पर बैन लगा हुआ था, उन लोगों पर भी मुकदमा चलाया गया जो 1926 तक चलता रहा। 59 लोगों को मुकदमा चलाया गया, उसमें 2-2 साल की कैद हुई और 30,000 जुर्माना वसूला गया। तो ये पहला जत्था जो है बड़े अत्याचारों के साथ वहां पर समाप्त होता है। लेकिन खालसा थे वो हटने वाले नहीं थे। उसके बाद दूसरा जत्था तैयार हो गया। 28 फरवरी 1923 को अकाल तख्त पर जो 500 सिखों का जत्था था वो इकट्ठा हो गया। अब अकाल तख्त के मुखी ने उनमें जोश भरने के लिए एक बड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी का जो शब्द था वो पढ़ा। उनका जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर गली में आओ। वहां पर एक हरराम सिंह व्यक्ति जो जत्थे में शामिल था, उसके भाई ने अपने भाई को छोड़ने के लिए आया। उसने कहा भी मैं अगर मेरे भाई की वहां पर मृत्यु हो जाती है तो मेरे भाई के नाम में जो जमीन आती है वो भी मैं श्रोमणी कमेटी को दे दूंगा। तो वहां पर जो माहौल था बड़ा भावनात्मक बन गया, तो लोग जो थे वो चलने शुरू हो गए। अब ये 9 मार्च को जो जत्था था 28 फरवरी लेकर वो पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो ऑटोमेटिक भी वहां पर जो मैल्कम हैली सर मैल्कम हैली था, वो गवर्नर था पंजाब का, उसने कुछ समझौते की कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर कोई समझौता नहीं हुआ। वो सभी जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर भी जो 15 कहा जाता है कई सिख शहीद हो गए। तो ये जो दूसरा जत्था था ये भी उन्होंने एंटर नहीं करने दिया, उनको गिरफ्तारियां कर ली गई, किले में कैद कर दिया गया, बाद में जंगलों में छोड़ आए। रस्सियों से बांधकर 5-5 व्यक्तियों को जत्थे को लेकर जाते थे, उनको बड़ी मार कुटाई करते थे और लोगों के सामने दिखावा करते थे। इसके बाद आया तीसरा जत्था। ये 22 मार्च को अमृतसर से चला। यहां पर क्योंकि पहले जत्थे में डॉक्टर किचलू साथ थे, गिडवानी भी साथ था। अब वो व्यक्ति प्रिंसिपल गिडवानी जो इनको 1 महीने की वहां कैद हुई थी, अब ये वापस आ चुके थे, तो उन्होंने आगे पहले आंखों देखा हाल सुनाया। वो कहता है कि मैं पहले जत्थे के साथ था, वहां तसीहे दे गए, वहां लोगों को भूख हड़ताल की गई, वहां बिना पानी के रखा गया, वो बिना हथियारों से वो चलते थे। लेकिन उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वहां पर 2 गिडवानी थे प्रिंसिपल, उनको 2 साल की सजा दी गई। अब ये जो है यहाँ पर जो तीसरा जत्था है इसमें लाला लाजपत राय और पानीकर, PN पानीकर इन जत्थे के साथ थे। अब इसमें गुरु ग्रंथ साहब की जो सवारी थी वो भी रखी गई।
उसमें जो जब वो जत्था चला वहां पर उनको गिरफ्तार नहीं करनी शुरू कर दी, उनको रास्ते में ही रोकना शुरू कर दिया, आप मत जाओ। लेकिन नहीं रुके, उनको कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, उन पर हत्या मतलब की कोशिश की गई। अब वो व्यक्ति लेकिन पहुंचने में कामयाब हो गए। जब वो पहुंचे तो सारे के सारे जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया और नाभे के तो जंगल था, भीड़ का इलाका था, जंगली इलाका, उसमें वो छोड़ा। तो कई लोग वहां पर मारे भी गए, अत्याचार करते थे बड़े ज्यादा, उनको भूखे प्यासे रखते थे। अब चौथा जत्था जो है वो अब फिर चला, 27 मार्च को वो चला है। अब ये चला है केसगढ़, अनंतपुर साहब से चला है। साहब केसगढ़ साहब जो तख्त केसगढ़ है वहां से जत्था चलता है। वहां पर बड़ा जोशीला भाषण होता है। तो उसमें खास तौर पर ये जब ये चला, इनको रास्ते में ही रोकने की कोशिश की कि वो ना जाएं, लेकिन जब ये चले गए तो इनको नोटिस दिया गया कि आप 3 दिन तक पाठ कर सकते हो, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन उन्होंने शर्तों मानने से इनकार कर दिया। तो ये जो आपस में बातचीत थी वो सफल हो गई, सारे के सारे जत्थे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह फिर 5वां जत्था चलता है। अब ये जो 5वां जत्था है, लायलपुर से 2 जत्थे के व्यक्ति थे वो अमृतसर आते हैं। अमृतसर में बड़ा स्वागत होता है, रास्ते में उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदार ने उनको कहा भी आप कलगीधर पिता पे कुर्बान होने वालों, आप तकलीफें सहते जाओ, आपको जो गुरु घर में जो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 21 मार्च को जैतून जो ना जो जत्था था वो चला गया, लेकिन रास्ते में जो पलटनें थी फौज की, उन्होंने रोकने की कोशिश की। अब उनको मारा पीटा गया, रास्ते में फौज लगी हुई थी, 5-5 सिखों को बांधकर, रस्सियों से बांधकर वो आगे ले गए। अब ये उन्होंने सर विलियम नाम के व्यक्ति ने बड़ी कमेटी बनाई थी, 2 सिखों से एक समझौता किया जाए। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग भी की, जो कुछ सॉफ्ट सिख थे उनके साथ मीटिंग की भी, वो जाकर वहां पर जो अखंड पाठ का पालन करें, मतलब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें। लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई, उनके एसजीपीसी और अकाली दल पर जो बैन हटा दिया जाए, जो जितने भी अकालियों को पकड़ा गया उनको रिहा कर दिया गए, लेकिन वहां पर अखंड पाठ करने की आज्ञा दी जाए। पर यह समझौता नहीं हुआ, बीच में ही रह गया। तो जो जत्थे 5वें जत्थे में लोग आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब 6वां जत्था 9 मार्च को अमृतसर, पहले फिरोजपुर से अमृतसर आता है, फिर अकाल तख्त पे जो संगत को बधाई दी जाती है, वहां पर उनको एक भाषण होता है, उनको मतलब थोड़ा प्रेरणा दी जाती है। तो वहां पर कहा जाता है कि बाबर ने भी कई फकीर जैसे गुरु नानक देव जी को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में खुद खिमा जाचक हो गए, हाथ पकड़कर वो उनके पैरों में आए। तो इसी तरह अंग्रेज भी आएंगे। तो मैल्कम एल्की ने बड़े सख्ती के साथ काम लिया, उसने जो सारे जत्थे को गिरफ्तार करा लिया और जेलों में भेज दिया। अब 7वां जत्था फिर अनंतपुर साहब से 1 जून को चलता है, 29 जून को वो पहुंच जाता है। जाते पहुंचते ही वो गिरफ्तार हो जाता है, नाभा भीड़ में भेज दिया जाता है। 8वां जत्था ननकाना साहब से आता है 22 मार्च को, ये फिर अप्रैल में पहुंचता है। इनको भी लगातार ये मतलब जैतों में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मारकुटाई करती है, बड़े लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये लगातार 16 जत्थे चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब जब ये 16वां जत्था अब 11 अप्रैल को चलता है, तो वहां पर उसमें सरगोदा में एक प्लेग फैली हुई थी। ये भी एक फ्लू जैसी बीमारी थी जो ऐसे मैन टू मैन फैलती थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्लेग हो गई, वो प्लेग से मारे गए। तो अकाली लहर को कमजोर करने के लिए मैल्कम हैली ने कुछ वफादार, कुछ नरम सिखों की एक सुधार कमेटी बनाकर उनसे समझौता किया। उनको कहा भी आप अखंड पाठ भाव शुरू करो, और एक असेंबली में बिल पास करने की कोशिश की। अब श्रोमणी कमेटी को भी पता लग गया भी कोई बिल, ये कोई जोड़ बिल ना पेश कर दें। उसने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर एक जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बिल रखने की कोशिश की। अब मैल्कम हैली समझ गए, तो उन्होंने सिखों से समझौता कर लिया। तो उन्होंने मिलकर एक बिल पेश कर दिया। तो 1925 में गुरुद्वारा बिल पास हो गया। अब सिखों की बड़ी बड़ी सफलता थी, उसमें गुरु खंड पाठ करने की इजाजत मिल गई। श्रोमणी कमेटी भी जो अकाली दल पे जो लगा हुआ था बैन, वो हट गया। तो इसमें जो सरोजनी नायडू हमारी बहुत बड़ी पोइट हुई है, पॉलिटिशियन भी हुई है, तो वो उसने कहा भी ये सिखों की जो एकता थी उसका नतीजा था। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है अकालियों की। नहीं तो अंग्रेज आमतौर पर कभी दबने का काम नहीं करते थे। इसके बाद जो ये
सिख थे, अब ये नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। अभी तक उनको थोड़ा भरम था, क्योंकि सिख बाय नेचर फौज में भर्ती होते थे, तो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हुआ तो ऐसा लगता था भी शायद ये अंग्रेजों के वफादार हैं, लेकिन सिखों को ऐसा कभी वफादार दिखाई ही नहीं। लगातार पंजाब में मूवमेंटें चली हैं। पंजाब में सबसे पहले तो अहिंसक मूवमेंट चली है, गदर मूवमेंट, खामा काटा मारू, उसके बाद जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो ये लगातार मूवमेंट चली हैं। अब जैतो मोर्चा हुआ, इसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए। अब कितने शहीद हुए ये बड़ी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैंने किताब लिखी है जैतो मोर्चे का इतिहास, इसमें 127 व्यक्तियों की मैंने शहीदों की सूची छापी है। इसमें खास तौर पर जो 28 व्यक्तियों की और सूची है जिनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता, तो लगभग 140 160 व्यक्तियों के नाम तो मेरे पास है। ऐसा माना जाता है भी लगभग 300-400 व्यक्ति जो वो शहीद हुए। अब ये इन शहीदों के बारे में मुझे बड़ा थोड़ी स्थापना है। उसका कारण क्या है भी, मैंने ये जो किताब है, मैंने अपने जो पीएचडी के गुरु थे मेरे डॉक्टर गुरशरण सिंह जी, आजकल अमृतसर में है, पंजाबी यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर जो हेड ऑफ हिस्ट्री पंजाब हिस्टोरिकल से रिटायर हुए हैं, रंजीत इवनू में रहते हैं, मिलकर हमने एक बुक लिखी थी जैतो मोर्चे का इतिहास। तो हमें उसमें बहुत सारे जैतो मोर्चे में हमने बताया आपको, जब अकाली मोर्चे जाते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनकी मार कुटाई करती थी, कोई भूख हड़ताल रखते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, नाबा भीड़ में छोड़ आते थे, तो बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो उनको संस्कार नहीं कर दिया जाता था, लेकिन उनकी फोटोएं वहां पर रखी हुई थी। जो मैं डॉक्टर गुरशरण सिंह और मुझे, हम जब नाबा में पास एक बहादुरगढ़ का पटियाले के पास एक किला है, वो किले में जब एक पुलिस इंस्पेक्टर जो था एसएसपी, वो सब सफाई कर रहा, उसको कुछ नेगेटिव मिले, तो नेगेटिव वो हमारे पास हमें प्राप्त हो गए। तो उसमें हमने बताया भी 127 व्यक्तियों के ऐसे नेगेटिव हैं, जो शहीदों की ऐसी फोटोएं हैं जो जिसमें पता लगता है भी वो जो खास तौर पर वहां पर शहीद किए गए। लेकिन ये बड़ी मुझे नामोशी होती है भी ये इन शहीदों को पूरा वो मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि ये फोटोएं मेरे गुरु के पास थी, डॉक्टर गुरशरण जी के पास, उसके पास मेरे पास है, लेकिन ये आज तक मेरे पास ही हैं। इनकी फोटो मैं चाहता था इनको पूरा, मैंने जैतो मोर्चे की जो बुक ली उसमें भी फोटोएं छापी थी, इनमें मुझे नाम नहीं मिले, कुछ नाम मिले हैं इसमें 20-25 जो शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए थे, बाकी शहीदों के नाम नहीं है, लेकिन उनकी फोटोएं हैं। अब वो कौन है, किस गांव के हैं, अलग अलग जत्थों के साथ शामिल हैं, वो मेरे फोटो मुझे प्राप्त है। मैं चाहता था इनको पूरा सम्मान मिले, जो एक इनके लिए जगह है, कोई शहीदी पर्व है, कोई हेरिटेज है, वहाँ ये फोटोएं रखी जाए। तो मैं तो बड़ी देर से था तो ये करना चाहता था, तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे को ये इधर मेरी फोटोएं वो दिखाएं जरा। जब तो फोटोएं दिखाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भी ये जो नाबे का मोर्चा था, बाद में ये नेशनल मूवमेंट में बदल गया। फिर जब तक 1947 तक ये देश आजाद नहीं हो गया, जो पंजाब के लोग थे, खासतौर सिख थे, वो पीछे नहीं हटे, वो लगातार संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते उन्होंने देश को आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश का पार्टीशन किया, उसमें भी जो माना जाता है कि जो लाखों लोग हैं वो जो मारे गए वो भी पंजाबी थे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम ये कोशिश करते हैं भी जो ऐसे इतिहास की कल्पनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं, उनको फोकस किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजी, एक वर्ग है जो सारे इतिहास को लाल चश्मे से देखता है। वो इन शहीदों को, इन लोगों को सम्मान नहीं देना चाहता, इनको इतिहास से अलग रखना चाहता है। मैंने कहीं नहीं देखा कोई जैतो मोर्चा में बहुत बड़ा मिला हो। ठीक है, इसमें कुछ किताबें मुझे जरूर मिली हैं जो लिखी हुई हैं, खास तौर में हमें इसमें मुझे किताब मिलती है जो लिखी हुई थी भी, सोहन सिंह जोश की एक किताब है, गंडा सिंह ने सम कॉन्फिडेंशियल पेपर ऑफ द रुचि राम साहनी की स्ट्रगल ऑफ द रिफॉर्म इन 6 लाइन। ऐसे ही मतलब जो महेंद्र सिंह की फोटो है काली में स्ट्रगल, तो कुछ है इसमें मुझे मिलती हैं, कुछ किताबें मिलती हैं लिखी हुई, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं मिला। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने चैनल के मदद से भी जो ये शहीद हैं, जब पंजाब के लोग हैं या भारत के शहीद हैं, उनको पूरा सम्मान मिले। जय भारत, जय वंदे मातरम।